चलिए मंगलाचरण करते हैं। पहले वह डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हम अपने प्रश्न और उत्तरों की तरफ बढ़ रहे थे और थोड़ा सा लास्ट टाइम में थोड़ा नेट गड़बड़ हो गया था, इसके कारण हम कुछ प्रश्नों को ले नहीं पाए थे। अतः हम अब यह चाहते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर पहले कर लिए जाएं, फिर आगे हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो जिनके प्रश्न थे वो भी उपस्थित हैं, तो अपने प्रश्न करें। जी जी, जिनको प्रश्न होगा वो हाथ खड़ा कर दें। अन्यथा मैंने अभी समझाते हैं आप लोगों को जो आज का विषय है। जी अच्छा जी, आपसे हाँ आ गया बालकृष्ण जी। जी जी गुरुदेव प्रणाम। जी, हर हर महादेव। कहिए बालकृष्ण जी। गुरु जी, मेरे प्रश्न यह है कि जो यकार है उसको क्या बोलते हैं, लोप प्राप्त होता है, उसका निषेध वार्तिक से होता है। हाँ, वार्तिक से होता है। जी यणः प्रतिषेधः वाच्यम। जी जी। तो वार्तिक से पहले क्या इसका यकार का जो लोप हो जाता था क्या? वार्तिक से पहले यकार का क्या हो जाता चाहिए? मतलब जैसे पाणिनि जी ने सूत्रों का निर्माण किया है ना। जी जी जी। वार्तिक तो बाद में बने होंगे सर। हाँ, वार्तिक बाद में बने हैं, सही कह रहे क्या हैं। उससे पहले क्या यकार का लोप हो जाया करता था क्या इसमें? नहीं, वो एक दूसरी विधा थी जिसके कारण नहीं होता था, उसको भाष्यकार ने लिखा है। जी 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 जी। भाष्यकार उसको ऐसे लिखते हैं। जी, आपको वह बताएं। आपका कथन सत्य है कि पाणिनि जी के मत में तो इसका मतलब लोप हो जाना चाहिए, पर पाणिनि जी के भी मत में लोप नहीं होता था। जी 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 तो वहां क्या था, क्यों नहीं होता था? जी गुरुदेव। उसका कारण ये है हाँ जी गुरुदेव। कि एक आपको संयोगांतस्य लोपा जो सूत्र है ना, जी जी गुरुदेव। इस सूत्र में भाष्यकार ने ये रीति बताई है कि वहां जी पर झलोझली सूत्र से झल का अपकर्ष कर लेते थे पतंजलि, पर पतंजलि जी ने किया है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और उन्होंने यही बताया है कि भाष्य के अनुसार जी भी यही भाष्य की रीति बताई उन्होंने, तो झल का अपकर्ष कर लेते थे सूत्र में। जी। तो सर पा रहे हैं? मतलब सर अब कर्ष का मतलब यानी अपनी और मतलब पीछे को खींचना क्या? हाँ, पीछे को खींच लेना। अच्छा जी जी जी। तो तो वहां पर वो उसे खींच लेते थे पीछे से। जी 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 जी। तो और उसके खींचने के बाद सूत्र का अर्थ ऐसा बन जाता था कि संयोगांत झल का ही लोप होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, संयोगांत झल का। झल का ही लोप होता है। अब झल में य व र ल सब छूटे रहते हैं, पहले ही निकल जाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए केवल यही अर्थ होगा, संयोगांत झलों का लोप हो। तो ऐसे करके यहाँ प्रसिद्धो वाच्यस वार्तिक की जरूरत नहीं पड़ती थी, भाष्यकार इसको हटा देते। अच्छा पर वो ठीक है। भाष्य मत है, दिया हुआ है प्रौढ़ मनोरमा में भी, अन्यत्र भी, पर यहाँ पर इस स्तर के लिए है ना प्रसिद्धो वाच्य इसको भी बताना आवश्यक। जी जी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो था ना, संदेह हो रहा था। कल से मैं सोच रहा था पूछूं नहीं पूछूं गुरु जी से, ये उचित नहीं प्रश्न नहीं, या कोई बात अनुचित है। नहीं, आपने पूछ के उचित किया।
हाँ जी आपका संदेह जैसे भी निवृत्त हो, तो ये तरीका था, वो यहाँ प्रसिद्ध वाक्य को ऐसे निवृत्त करते थे। चलिए, जी, धन्यवाद गुरुजी। जी जी, स्वागत। हाँ जी जी, कीर्तिमाला जी। जी गुरुजी, कल वो पूछा था शुद्धि उपास्य का जो बिल्कुल है आज क्या? हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, तो कि एक बार दोहराइए, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ कि वह कितना हम बता चुके थे, कितना रह गया था, एक बार और दोहरा दीजिए बस। जी, आपने बोर्ड पर लिखा था सिर्फ शुद्धि उपास्य, आप इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे, फिर आपकी ध्वनि चली बिल्कुल गई। बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक ठीक, आपका ये प्रश्न था उसमें कि एक कोई अणची सूत्र के द्वारा कार्य संभव था, तो तस्मिन्निति सूत्र को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि एक के स्थान पर यण तो वही कर दे रहा है। आपने ये प्रश्न पूछा था, और आप कैसे तीन एक का निर्धारण कैसे किए, ये सब बात आपने पूछी हाँ, है ना। बिल्कुल, के बाद में जो उ, उसके बाद में हाँ अगर अण है नहीं तो फिर कैसे करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ा सा बता पाए थे, लेकिन वो तारतम्य नहीं बन पाया था। हमारी स्थिति ये है वर्णों की, देख लीजिए सुधीप पास्य में स उ ह ई और उपास्य। यहाँ बताने की रीति क्या है, हमने कहा तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य को जब एको एणची सूत्र के साथ एक वाक्यता मत कराइए, अर्थात इन दोनों सूत्रों को मत मिलाइए, विधि सूत्र को अकेला ही छोड़ दीजिए, तस्मिन् निति सूत्र को उसमें मत लाइए, तो क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। वह अंतर क्या पड़ेगा, वह जानने के लिए अब आपको ये बताना। अब इक्विवेलेंसी सूत्र का अर्थ केवल इतना मात्र होगा जितना वृत्ति में दिया हुआ है, आपने वो पढ़ा है, एक स्थाने यण स्याद अछि, एक के स्थान में यण हो, अच परे रहते या फिर अच समीप रहते, कुछ भी कर लीजिए, संहिता के विषय में इतना होगा। अब एक के स्थान पर यण होगा, वो तो एक ढूंढेगा सर्वत्र, सबसे पहले एक उसे तीन मिलेंगे, सबसे पहला मिलेगा ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, तब उसको एक मिल गए, एक के स्थान पर यण करने को तैयार है, पर कब अच परे हो। अब परे हो जब वो कह रहा है, तो वो जो परे देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि व्यवधान मतलब नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस कंडीशन को वो अभी नहीं जानता है बिना तस्मिन्निति सूत्र के बताने से। तस्मिन्निति सूत्र जब तक प्रादुर्भाव नहीं है उसका, जब इस सूत्र के साथ वो नहीं मिलेगा, तब तक इकोणची को नहीं पता कि मुझे व्यवहित में लगना है या अव्यवहित में लगना है, अर्थात मुझे व्यवहित अचपरे चाहिए या अव्यवहित अचपरे चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो इकोणची है वो इस एक को भी यण करने को तैयार है, उनको क्या मान करके, इसको अचपरे मान करके, परे अभी वो देख रहा है, वो अभी ये नहीं देख रहा है कि बीच में ये भी है। ये वो कब देखेगा बीच वाले व्यवधान, जब तस्मिन्निति दृष्टि पूर्वस्य से अव्यवहितस्य इसमें जाके जुड़ेगा, अव्यवहितस्य जुड़ेगा, तब इस सूत्र का क्या अर्थ बनता है कि अच अव्यवहित पूर्व एक को यण होता है, इस तरीके का अर्थ आपको बताया है ना, तो वो तभी बनेगा। अभी तो ये सामान्य रूप से अच को परे जहां भी देखेगा व्यवहित अव्यवहित दोनों तरीके से प्रवृत्त हो जाएगा सूत्र, इसलिए तीन जगह तो यण करना नहीं है, अर्थात व्यवहितों में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर व्यवधान है, अतः इस सूत्र का अर्थ अभी अधूरा है, इसकी पूर्ति के लिए, अर्थात जहां पर व्यवहित में यण प्राप्त हो रहा था उसके वारण के लिए इस परिभाषा सूत्र की आवश्यकता है ना, इसकी आपके जो तस्मिन्निति निश्चय पूर्वक इसकी आवश्यकता है। अतः तब जब वो आ जाएगा, तब जाकर के वह केवल एक ही जगह यण करने के काबिल हो पाता है, वो यहाँ, क्योंकि यहाँ अव्यवहित पर इसलिए ये वाला को मिल जा रहा है, ये अंतर है, आप समझ पाए होगे शायद। जी जी जी, हाँ, ये अंतर रहता है, इसलिए इको यणची और तस्मिन्निति ये दोनों मिलकर एक सूत्र बनता है। हाँ, जैसे मिलकर अगर के, क्योंकि इक्विवेलेंसी सूत्र भी अधूरा है, बिल्कुल वो अधूरा है, वो तो व्यवहित अव्यवहित सब जगह जो भी अच परे मिलेगा इसके बाद सब जगह लगने को तैयार है, लेकिन जब इसको ये दृष्टि देगा तस्मिन्निति दृष्टि पूर्वस्य, कहेगा कि नहीं, आपको कैसी जगह लगना है, सिर्फ व्यवहित में लगना है जी, तो है ना, मतलब अव्यवहित में लगना है, व्यवहित को छोड़ देना है, तो फिर वो ऐसे कंडीशन पर ऐसी जगह पे लगता है।
समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना? जी 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 हाँ, धन्यवाद। महोदय महोदय जी कौन बोल रहे हैं? मतलब मैं रवि जोशी। जी जी महोदय आप इसका तात्पर्य आपने हाथ खड़ा किया था, आपका नाम नहीं लिया गया है। आपको जो भी प्रश्न हुआ करे प्लीज एक नियम बनाइए, अनुशासन, आपको हाथ खड़ा करना है, जिससे क्या होगा कि जो लोग हाथ खड़े कर चुके हैं उनकी बारी में आप सम्मिलित हो जाओगे, नहीं बेचारे वो लोग रह जाते हैं। इसको आप सदा जी सदैव पालन जी करना ग्रुप में, ठीक है ना? अब पूछिए, अब चुपके आप जी आ चुके महोदय जी हो। महोदय। हाँ महोदय, जैसे ना अभी आपने जैसे समझा दिया तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र आपने समझाया, जी जी है ना? तो इसमें हाँ मतलब हाँ मेन वो है कि मतलब जो सूत्र है वो कहना चाह रहा है कि जो निर्दिष्ट पूर्व है वही लिया जाएगा, ऐसा वो सूत्र मतलब बताना चाह रहा है। जो मतलब 21 स्थान पे जैसे यण होता है तो बता रहा है कि जो पूर्व मतलब पूर्व में है उसी को केवल ग्रहण करे, सूत्र मतलब ऐसा समझाना चाह रहा है ना? हाँ मैंने वह बात तस्मिन नीति क्या बात समझाता है, सप्तमी का निर्देश करके किन दो पदों को देता है, ये मैं बता चुका हूँ। आप शायद पिछली क्लास में सुने होंगे कि अव्यवहितस्य और पूर्वस्य ये पद जाकर के एक उणिची के साथ जुड़ते हैं, तो एक मिलित अर्थ क्या बनता है परिभाषा का विधि सूत्र के साथ, वो मैं बता चुका हूँ आपको। आप उसे देखें एक बार, ठीक है ना? जी महोदय जी। हाँ, आप जी जुड़े थे जी उस क्लास में क्या नहीं? जी मैं जुड़ा हाँ था। मैं अभी बिल्कुल। बस वही पूछा था कि जो इसमें सूत्र में लिखा है वही चीज। हाँ हाँ, वही मिलित परिभाषा सूत्रों का विधि सूत्रों के साथ मिलित अर्थ को आप देखेंगे तो आपका यह कंफ्यूजन दूर निश्चित होगा, है ना? अवश्य। हाँ जी अब जी पूछिए महोदय। किनका नंबर। जी जी वैष्णवी जी। प्रणाम। जी जी प्रणाम। ये सर एक कंफ्यूजन था कि हाँ जैसे बताइए बताइए। संयुगांतस्थ लोपा सूत्र है उसमें कहा गया है कि जो पद के अंत में जो होगा उसका लोप हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तो सूत्र पद उसके के बाद अंत, अरे पद के अंत में होगा यह वो कब कहेगा, जब उसके अलुंत से सूत्र उसके साथ मिल जाएगा तब। ओ, नहीं, मुझे लगा था कि जैसे संयुगांतस्थ लोप है उसके बाद अलोअंतस्य है, तो एक एक करके जब काम चलेगा, मतलब पहले संयुगांतस्थ लोपा का, तो फिर लास्ट में उसका लोप हो जाएगा, फिर अलोअंतस्य से वो वापस आएगा। यही ना कंफ्यूजन। ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने कहा था ना, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अलौंत्यस्य परिभाषा सूत्र है, संयोगांतस्य लोप विधि सूत्र है। विधि सूत्र की सहायता परिभाषा सूत्र करता है। परिभाषा सूत्र अलौंत्यस्य ने देखा कि षष्ठी से निर्दिष्ट जो होगा वह कार्य अंत्य अल को होना चाहिए, उसने अंत्य पद को जाकर के संयोगांतस्य लोपा को दे दिया, क्योंकि संयोगांतस्य में जो ये संयोगांतस्य यह जो पद है षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है। जी बताइए ना समझ में? जी जी, तो धन्यवाद। जब वो अंत्य पद उसको दे देगा तो सूत्र जी का देखो दोनों तरीके का अर्थ देख लीजिए। मैं कई बार से दोनों प्रकार के अर्थ को बोल रहा हूँ कि संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपा स्यात्, अकेले संयोगांतम लोपा का संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपा स्यात्, और जब उससे मिल जाएगा लोन्त्यस्य तो दोनों का मिल करके एक वाक्यता हो करके क्या अर्थ बनेगा कि संयोगांतम यत् पदम, अब तस्य नहीं रहेगा, अब होगा तदन्तस्य लोपा, ये फर्क होता। तो तब जाकर के वह तदंत अर्थात यकार का लोप वहां पर प्राप्त होता। ठीक है, धन्यवाद। हाँ समझ। जी जी। हर्ष मिश्रा जी। हाँ जी गुरुदेव, आपने बताया कि जैसे ये जो संयोगांतस्य लोपा और जैसे जो तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य है, तो ये सभी परिभाषा सूत्र हैं, तो मतलब जो मेन विधि सूत्र है उनकी ये सहायता करें, तो उसमें हमने पढ़ लिया कि अच परे होना चाहिए और बीच में विजातीय वर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, तो संधि हो सकती है। पर लेकिन हमने जब शुरुआत में इको अणिचि पढ़ा उस समय तो ये सभी सूत्र हमने नहीं पढ़े थे, और फिर भी हम संधि कर रहे थे, ई के जगह में य और उ के जगह में व, तो बिना पढ़े उस समय तो हम कर लिए, फिर अब बोलते हैं कि अंत में अगर ये हो तो उसका लोप नहीं होगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल। पहले हाँ हम हाँ बिना पढ़े कर लिए संधि, अब पढ़ लिए फिर बोलते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, तो पहले देखो कैसे हम बिल्कुल, कर लिए। हमने सबसे पहले आगमन विधि से जो संधि पढ़ी, उस जी संधि जी में किसी भी सूत्र की कोई जरूरत नहीं थी, बस एक साधारण छोटा सा हमने नियम आप लोगों के लिए बता दिया था। अच्छा पर मैंने आपको कहा, एक बार और कहा, पाणिनि जी ने अपने जो नियम केवल इको अणिचि के लिए नहीं बनाए, जी जी सबके लिए। पाणिनि जी के पूरे उनके सामने पूरा संस्कृत वाङ्मय है, वो बहुत सारे संधियों की, बहुत सारे शब्दों की सिद्धि करना चाहते। जी जी
अतः उन्होंने ऐसा नियम बनाया जो पूरे पर लागू होता है, और हमने जो बताया एक छोटे एरिया पर लागू होता है। तो जी इससे क्या होगा कि पाणिनि जी के नियम और भी आगे काम करेंगे, और इस तरीके से जान लेने से क्या होगा, और आपको क्लियर बात पता चल गई। पहले तो आपको जो भ्रमात्मक ज्ञान था, जी अब आपका ज्ञान परमात्मक बदल गया है कि अच्छा ये स्थिति ये है, सही तरीके से शास्त्रीय विधि से इस तरीके से इस बात को कहना और बताना। जी मतलब अभी सही ज्ञान हो गया। हाँ, ये पाणिनि की जी अब आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। जब पाणिनि व्याकरण था नहीं तो उससे पूर्व क्या यण संधि नहीं होती थी क्या? उससे पूर्व क्या सिद्धि नहीं होती थी क्या? उससे पहले भी शब्द सिद्धि थी। यह एक पाणिनि के बताने का तरीका है कि उन्होंने इसको इस तरीके से बताया। जी समझ पा रहे हैं ना? जी तो शब्द धन्यवाद। सिद्धि तो अनादिकाल से, आप तो सब संस्कृत वाक्यों का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। व्याकरण से पहले संस्कृत है। जी उसकी प्रक्रिया को व्यवस्थापित करता है, ये आप ध्यान रखिए हमेशा, है ना? जी धन्यवाद। बिल्कुल जी। पंकज घोष जी। अभी बेकरी जी ने भी बीच में हाथ उठाया था बीच में। हाँ, पंकज घोष जी आप अच्छा बताइए। गुरुजी, हाँ बोल रहे कि सुप्तिङन्तं पदमिति वयं जानीमः, भवान् उक्तवान्। अनन्तरे शुद्धि शुद्धि उपस्य शुद्ध्य य आगतवान्, तत्र तु पदं तु नास्ति, शुभ विभक्ति नास्ति, तर्हि पदस्य अन्तो यत् संज्ञक वर्ण लोप भवति तर्हि कथं? यह अस्य विषय किंचित निगदितम्, है ना? अच्छा अत्र दैखरी महोदया वर्तन्ते, है ना? पृष्टं तैः, अतः पुनरपि एकवारं वदामि भवतां कृते। एकवारं। पद संज्ञा कदा भवति? सुबन्त तिङन्तस्य। सुधि इत्यत्र सुबन्त विभक्ति दर्शनं नास्ति, अर्थात् सु औजस् अमौसस् इत्यादिषु एकस्यापि विभक्तेः दर्शनम् अत्र नास्ति। आम् सत्यं। विभक्ते दर्शनं नास्ति, तर्हि पदत्वम् अत्र कथं सम्पादनीयम् इति प्रश्नः आगच्छति। आम् गुरुजी। किन्तु अत्र किमस्ति महोदय, अत्र समासः अस्ति। सुधि उपास्य इति उभयोः पदयोः मध्ये समासः अस्ति। कः समासस्तावत्? सुधिः उपास्य, तृतीया तत्पुरुष समास अस्ति अनयोः मध्ये। अच्छा। हाँ, तर्हि समासेन किं भवति? समासे कृते सुधिभिः उपास्य इति अलौकिक विग्रह भवति। पुनः सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण भिस् विभक्ते लोपो भवति। लोपानन्तरमपि अंतर्वर्तनी विभक्तिमाश्रित्य अत्र सुधि इत्यत्र पदत्वम् अस्ति एव। पदत्वस्य हानिः नास्ति। अच्छा। अतएव समासत्वात् अत्र पदसंज्ञा अस्ति। अच्छा। पदसंज्ञा कारणात् सुधि इति पदमस्ति। अच्छा। तस्य ईकारस्य स्थाने यः यकारः आगच्छति तदर्थम्, अर्थात् सुधि इत्याकारकं सम्पूर्णमपि पदं भवति। अग्रे संधिकार्याणि स्युः अथवा न स्युः, पदं तु अस्ति एव, पदं तु सम्पादितं, तस्य निवृत्तिः नैव। अस्तु महोदय, नवीनं ज्ञानं प्राप्तं। तथा राज्ञः पुरुषः अस्ति, राजन् इति पदे अपि सुबन्तपदम् इति। तत्र राज इत्यपि पदं वर्तते, पुरुष इत्यपि पदं वर्तते, तद्वत् अत्रापि ज्ञेयम्। अत्रापि पदद्वयं, सुधि इति एकं पदम्, उपास्य इति द्वितीयं पदम्। अस्तु संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्, अतः पदत्वं तत्र सङ्गच्छति। अस्तु अवगता स्यात् मन्ये। अस्तु तर्हि वैखरी जी। जी। आचार्य प्रणमामि। जी प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने इको यणचि में सप्तमी विभक्ति का, लेकिन जो उदाहरण लिया है वो तो समान है, षष्ठी हो या सप्तमी हो। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सुधि और उपास्य इनकी संधि ही पढ़ रहे हैं। पहला सूत्र अलग था, अभी जो सूत्र है वो थोड़ा सा अलग है। तो जब संधि अभी जो है वो संयोगान्तस्य लोपः हम षष्ठी के विषय में बोल रहे हैं,
और पहला जो हाँ, सूत्र था वो इको यणची सप्तमी के विषय में था। तो जी, मुझे यह प्रश्न है कि अगर उदाहरण एक ही हम ले रहे हैं सुधि उपास्य का, संधि का, तो जी, संधि करते समय ये कैसे इसका ज्ञान है कि उसके जो पहले वाला पद है, जैसा सु ध य, ऐसा हमने किया था, और पहला जो ध था उसके जगह पे द किया था। जो सूत्र है झलाम जी। जश, जो सूत्र के अनुसार, हाँ, तो हाँ, जी, मेरा जी, यह झलाम मुझे मेरे मन में यह प्रश्न है कि ये कैसे समझे कि ये करना है या नहीं करना है। अच्छा, मतलब झलाम जसी इत्यादि या नचीचा हाँ इन सूत्रों की प्रवृत्ति कब होनी है, कब नहीं हाँ होनी है, यही हाँ प्रश्न है ना? हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अर्थ सूत्रों का याद करना होगा, अर्थों पर चिंतन, सूत्र क्या कह रहा है, उसकी कंडीशन जहां बनेगी। जैसे झलाम जस जसी की कंडीशन कब बनेगी, वो झल को जस करेगा, पर कब, आदमी झस परे होना चाहिए। कल डायग्राम आप हाँ बना करके आपको सब बताया जी था। जी वह कंडीशन जहां पर उसकी हो जाएगी शर्त पूरी, वह हाँ, कंडीशन आप देख लीजिएगा, वो किसी भी सब्जी बन सकती है। लेकिन पहले सूत्र में भी वह कंडीशन नहीं थी जब पहला सूत्र हमने पढ़ा था। हाँ, पहला तो सूत्र में, मतलब ये जो भिन्नता है, तो कौन सा सूत्र कब लगाए, क्योंकि उदाहरण तो हम एक ही ले रहे हैं। हाँ, हाँ, देखो मैं वही कह रहा हूं, कौन सूत्र कब लगेगा, सूत्र के अर्थ यदि आपको याद होंगे, सूत्र क्या कह रहा है, उसकी सभी शर्तें यदि आपको मालूम होंगी, तो आप निश्चित ही उसको सही जगह पर लगा पाएंगे। यदि आपको सूत्र क्या कह रहा है ये नहीं पता, तो सूत्र तो केवल उदाहरण से लगाने में आपको दिक्कत आएगी। तो अतः इस सूत्र अर्थ याद होना बहुत आवश्यक है इसके। अच्छा, तो ये हाँ, सूत्रार्थ अभी मतलब अभी हम इन सूत्रों को और जगह भी घटा करके बताते हैं। अभी 3 प्रयोग और बच गए, 4 थे वहां पर, मध्वरी, धातुवंश और लाकृत। हाँ जी इन जगह पर भी सूत्र को भी घटा करके बताते हैं, आप वहां पर देख लीजिए। और भी आपके सामने आज हम तमाम पुस्तकों से आपके लिए संकलन किया है उदाहरणों का, उन्हें आप देखिए और आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से कम उन्हें पढ़िए, देखिए, संधि विच्छेद करिए या उनकी संधि करिए। मैं अभी आपके सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूँ, निश्चित ही आपको यह संधि समझ में आएगी। और बात रही कि कौन सूत्र कहाँ लगेगा, उसके लिए तो बस एक ही चीज आपको तैयार करनी है, सूत्र का अर्थ। यदि यह तैयार है तो सूत्र को आप लगा लोगे, अच्छा ठीक है ना? हाँ, नहीं दिक्कत होगी, क्यों? आपको जब नहीं पता कि सूत्र का अर्थ क्या है, तो उसको लगाओगे कहाँ पर? क्यों जी? किसी जी व्यक्ति को ये नहीं पता कि जैसे वो उसको जाना कैसे कैसे होकर के, वो मार्ग नहीं पता, तो कैसे गंतव्य तक पहुंच पाएगा? जी, तो तो मेरा गंतव्य यही, तक पहुंच, हाँ, तो वो कंफ्यूजन वहीं पे हो रहा था कि सूत्रों के अर्थ जो है, तो वो अलग अलग सूत्रों के उन्होंने अर्थ दिए हैं, वो स्टेप बाय हाँ, स्टेप है, लेकिन वो जब विग्रह करना है संधि का, तो ये अभी देखते ही कैसे अभी पता आपको चले। संधि के विग्रह के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। हम आपको समास नहीं पढ़ाए हैं, ये विग्रह कर वगैरह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, नए अध्येताओं के लिए। ये विग्रह वगैरह हम अभी कुछ उन लोगों को बताए थे जिन्होंने कुछ दूसरे प्रकार की वहां पर पद संज्ञा विषयक शंका की थी। तब अच्छा आपके लिए तो जैसा बता रहे हैं उसी सीढ़ी पर आरूढ़ होकर के आप पढ़ते जाइए, आपको अच्छा समझ में आएगा। विग्रह आपको समझ में आएगा, समास जब पढ़ेंगे जी हर एक विग्रह समझ में आएगा, जी, है ना? धन्यवाद। उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, अभी वो हम जी यथा प्रकरण पढ़ेंगे जैसे आगे बढ़ते चले। जी, धन्यवाद। चलिए तो आगे बढ़े फिर। जी आचार्य जी। हाँ, तो आइए कुछ उदाहरणों को हम ले लेते हैं। पहले तो हम मध्वरी, धातुवंशा, लाकृति इनको ही ठीक कर लें, क्यों जी? जी जी आगे के जो उदाहरण बचे हैं उनको, जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के मूल में, उन्हें क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छी बात। ठीक है ना? जी चलिए तो अब ये हो गए थे सब। हाँ, यहाँ थे। ठीक है, आपको ये बड़ा स्पष्ट तरीके से नजर आ भी रहा होगा। जी चलिए, अब यहाँ पर क्या है, मधु अरि। अब देखते जाइए, हमने ई के स्थान पर यह होता है, एक उदाहरण आपको दे दिया था।
अब आपके यवरल चूंकि 4 हैं तो वो कहाँ होते हैं, अर्थात एक को जो यण होते हैं यू रिल रही, उनको यवरल कैसे कैसे कहाँ होते हैं, उनके और उदाहरण ये प्रस्तुत है आपके साथ। तो आपको प्रयोग बनाना क्या है, ये मध्वरी प्रयोग बनाना है, ठीक है। संधि विच्छेद क्या करना है इसका देखते जाइए। मधु अरि सबसे फर्स्ट स्टेप, ओके जी अब इस मधु अरि में देख रहे होगे धा में ऊ है, वह इक है, जी उस इक के बाद अच, अच आपका कौन है, अ बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि जो ये एक के स्थान पर यण अर्थात एको यणचि और तस्मिन् इति रिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतमा, इन तीनों सूत्रों का जो मिलित अर्थ बताया था उस अर्थ को हमेशा तैयार रखें। उसी अर्थ को यहाँ पर घटा के बताना है। क्या था वो अर्थ, कि अच से अव्यवहित पूर्व एक को अंतरतम यणादेश हो जाता है। यही तो था ना, मैंने उसको हिंदी बोल दिया था, संस्कृत में लिख के पीछे आ चुका है वो येलो कलर की पट्टी पे जो आपको कई बार बताया। आइए इस अर्थ को एक बार फिर समझते हैं और यहाँ घटाते हैं। अच से अव्यवहित पूर्व जो एक, अच हो गया आपका ये अरी वाला अ, ठीक है। इस अच अ से अव्यवहित पूर्व एक है आपका ये उ, तो अच से अव्यवहित पूर्व जो एक होता है उसको अंतरतम यणादेश होता है। सूत्रकार क्या करना है, उसको अंतरतम यणादेश होता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ऊ को अंतरतम यणादेश क्या होगा, यदि उच्चारण स्थान मिला लीजिए, ठीक है मिला लेते हैं, स्थान कृत सादृश्य को ही यहाँ पर लेना होगा। तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। चलिए अब यवरल में से मिला के देखते हैं कि ओष्ठ किसका है, तो हमने देखा कि हाँ जी वकारस्य दंतोष्ठम, वका दंतोष्ठ है। तो चलिए दंती तो थोड़ा ज्यादा सही, ओष्ठ तो है ना, तो चलो मिला लो, यही है उसके सदृश, उसके समान यही मिलेगा। तो इसलिए क्या कर लिया जाता है, ऊ के स्थान पर कर लिया आपने व कर लिया। यहाँ तक देखो 3 सूत्र अर्थात स्थानांतरतमा और तस्मिन्निति दोनों एकोणिची में मिल गए, तो 3 सूत्रों की स्थिति क्लियर हो गई और उनसे जो प्रयोग बना फिर जो है वो प्रयोग बना आपका ये मध्वरी। यह भी शुद्ध प्रयोग है विकल्प से, ये शुद्ध प्रयोग है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, अब आगे का भी वो प्रारंभ नहीं हुआ है, आगे का जो तमाम जगतवाल है अनचीचा से द्वित्व वगैरह, अब द्वित्व के बाद क्या क्या आगे कार्य बढ़ जाते हैं वो थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है ना। जी जी इसलिए हमने थोड़ा गैप करके उससे लिखा है कि आपको ये समझ में आए सब। तो अब फिर आगे देखते जाइएगा आगे क्या क्या है। अब आपका जब मध्वरी ऐसा बन गया, मतलब देखिए ये आपका ये वाली जब कंडीशन बन गई, इस कंडीशन में आपको लगाना है अनचीचा सूत्र। अनचीचा सूत्र का क्या अर्थ है आपको ध्यान, अब आपको अर्थ याद होना चाहिए, अर्थ याद होगा तो आपको सूत्र के अर्थ को घटाने में कोई दिक्कत नहीं। अब अर्थ क्या कहता है आपका कि अच से परे जो यर, जी क्यों सूर्यकांत जी क्या अर्थ है, अच से परे यर को द्वित्व हो जाता है, द्वित्व होता है विकल्प से, अच पुनः न होने अच पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यस यस न तू अची, यह उसका अर्थ है। आइए मध्वरी में क्या वो कंडीशन बन पा रही है, यस देखते हैं। अच से परे यर को द्वित्व होता है। अब माँ में देख रहे होगे, माँ में अ है, हाँ। माँ में क्या है साथ में अ बैठा हुआ है, ठीक है ना, माँ में क्या है अ, तो अच से परे यर, यर क्या है, ह को छोड़कर सारे व्यंजन, जी प्रथम वाला ध यहाँ पर, माँ में अ हो गया, अच उससे परे यर है प्रथम ध। एक मिनट हम सूत्र को यहाँ घटाते हैं, तो यहाँ तो द्वित्व हो चुका है ना इस कंडीशन में, द्वित्व से पहले घटाने क्योंकि द्वित्व तो करना है ना, हाँ। यहाँ पर घटाते हैं पहली वाली स्थिति में। म में है अच अ, अच से परे यर कौन है, ये ध, ठीक है, इस यर को द्वित्व हो जाएगा। यर में आ रहा है ना, गिन लेना एक बार, ऐसा नहीं कि मिसिंग हो जाए यर, हाँ को छोड़ करके सभी ओके आ रहा है। और पुनः अच परे नहीं होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो व है यस वो पुनः अच भी नहीं है, घट गया, द्वित्व की कंडीशन बन गई, तो द्वित्व की कंडीशन बन गई तो यस अब हम द्वित्व कर दो, तो द्वित्व कर दिया तो आपकी कंडीशन ये वाली बन गई, म ध व और अरी, ओके जी यस। अब आपने क्या किया, अब म ध व या अरी यहाँ कंडीशन हो गई। अब आपको वही लगाना है, झलाम जस्सी की कंडीशन बन जाएगी जब 2 धा हो जाएंगे, जी है ना, जी। जैसे शुद्धिपास में भी वही कंडीशन बनी थी। तो वो झलाम जस्सी क्या कहता है कि झलों के स्थान पर जस होता है, झल क्या है, पहला वाला धा झल है, ठीक है जी, उसके स्थान पर जस हो जाएगा। जस मतलब जब गण द 5 में से कोई हम अंतरतम आदेश करके बैठा लेंगे, है ना, स्थानांतरतमा, इससे मिल जाएगा झलाम जस्सी से।
अच्छा, कब होता है? जब झस परे होना चाहिए। तो झस परे है, सॉरी ये झस मतलब धा है ये, ठीक है, झस परे आपका धा। तो इसलिए क्या कर दो, पहले वाले धा के स्थान पर द कर दो, सभी शब्द घट गई, आपने धा को कर दिया था, तो स्थिति बन गई अब म द ध व अरि। जी ऐसी कंडीशन होने पर संयोगांत से लोपः सूत्र लगेगा, किसकी सहायता से? अलुंत की सहायता। जी तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। जी आइए अब देखते हैं संयोगांतम यद पदम। संयोग अंत में है जी, यस है, कहाँ है? ये राधा और बाबू, ठीक है। जी संयोगांतम, संयोग अंत में है, ठीक है। यत पदम, क्या ये पद भी है क्या? जी यस, ये पूरा का पूरा पद भी है, ये म द ध व। यहाँ पर भी वैसे ही पद संज्ञक है, समासत्वात्, समास होने के कारण, ठीक है। हाँ, जी जी अभी जिनको पद नहीं समझ में आ रहा है वो इसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान ले, ये पद है ना, इनसे सुआदि विभक्ति आई थी, उनका लुक हो गया है ये लिखित प्रकार। तो अब संयोगांत पद है आपका म द ध व, ये इस प्रकार का पद है जो संयोगांत वाला है। तो संयोगांत जो पद होता है उसके क्या होता है? अंत्य का लोप होता है। संयोगांतम यत् पदम तद अंत्यस्य लोपः। अरे जी, इसमें अंत्य कौन है? तो इसमें अंत में है व, तो इस व का क्या हो जाएगा? व का हो जाएगा लोप। होगा नहीं, सॉरी, अभी मतलब होने को उद्यत होगा, प्राप्त होगा जिसे कहते हैं। लेकिन आपका वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाक्य। संयोगांत जो यण होता है, यण मतलब यह 4 अक्षर, इनका क्या नहीं होता? लोप लोप नहीं होता है। लोप नहीं होता है, तो जब आप इसे मिलाएंगे पूरा तो ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा जैसा आप सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है ना। जी तो ये देखो, बिल्कुल आपने जैसे शुद्धि पाठ से समझा, आपका हु बहु ये था, आपको ये समझ में आ गया होगा, क्यों जी? समझ में आ गया होगा ना। जी 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 चलिए अब आगे वाले प्रयोग पर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रयोग है आपका हाथ त्रंसा, ये वाला, जी ठीक है। हाथ त्रंसा, इसको कैसे बनाना है देखो। ये वाला जो उदाहरण था ये तो वह था, वह जहां पर हुआ उ के स्थान पर, और ई के स्थान पर यह वाला उदाहरण हो चुका है, उसे बोल चुके हैं सुधीर पास। अब अगला उदाहरण है जहां पर क्या होता है, री ठीक है, री के स्थान पर। तो आइए कैसे करना है इसको, चलिए देखते। धात्री अंशः, ये आपको क्या करना है शब्द विच्छेद। आपको जो कहीं ऐसा दिखाई दे जाए त्र जैसा, कहीं र दिखाई दे जाए इसमें, तो आपको री का स्थिति पूर्व में कर लेनी है, धात्री अंशः इस तरीके का करना है, ठीक है। हाँ, तो धात्री अंशः ऐसी कंडीशन होने पर क्या एक ची लग सकता है? यस, ची को देखेंगे कि अच से अव्यवहित पूर्व, अच है आपका अंशा का अ, अच से अव्यवहित पूर्व एक है री, ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अच से अव्यवहित पूर्व है री, इसको रेड कलर में किया। अच से अव्यवहित पूर्व एक है री, तो उसको क्या हो जाएगा? अंतरतम यणादेश हो जाएगा। तो अंतरतम यणादेश क्या होगा? तो री का उच्चारण स्थान क्या है जी? मूर्धा, मूर्धा ठीक है। और यवरलव से मूर्धा कौन है? यवरलव से र मूर्धा है रब, र हो जाएगा री के स्थान पर, तो र हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। धाता र अंश, और जब आप इसे मिलाएंगे तो इस तरीके का बन जाएगा। और एक बार ध्यान रखना, त और र, ये दो चीज, ये दो वर्ण देखते रहे हो ना गोले में, त र मिलकर के क्या बनता है? त्र। त्र त्र में दो वर्ण होते हैं, ये संयुक्त अक्षर है, तारा मिलके क्या बन जाता है? त्र त्र, ठीक है, समझ गए होगे आप अब से। जी जी चलिए खैर, हाथ ये हो गया। अच्छा, अब आगे की कंडीशन देखिए, अब इसमें अनचीचा वगैरह को लगा करके देखते हैं, ठीक है, या द्वित्व वगैरह की कंडीशन यहाँ बन पा रही है यार। तो चलिए, द्वित्व के लिए क्या है? अनचीचा, अनचीचा सूत्र का अर्थ क्या है? आइए अर्थ देखते हैं, क्या अर्थ उसमें इसका समावेश हो जा रहा है, क्या उसका अर्थ घट जा रहा है इसमें? तो चलिए देखते हैं। सूत्र कहता है अच से परे यर्कुदित होता है, अच हो गया में आ, ठीक है ना। जी अच से परे यर में तो आ रहा है कि नहीं सूर्यकांत जी? जी आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। यस, उसको क्या हो जाता है? द्वित्व कब पुनः अच परे ना हो, तो आगे र है तो कैसे नहीं है। क्लियर हो गया? जी तो इसका मतलब द्वित्व हो जाएगा ना। जी तो द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा तो ये डबलता हो जाएगा, देख रहे होंगे आप यहाँ, धा थ र हो रहा है ना डबलता। यस,
अब आपको सोचना है कि जहां पर चलो अनुच्छेद तो लग गया, क्या झलाम जस्सी लग पाएगा क्या? तो आइए उसको भी घटा के देखते हैं। झलाम जस्सी का अर्थ होता है झल के स्थान पर जस होता है। तो बताइए सूर्यकांत जी, झल में पहला वाला ता आ रहा है ना? झल नहीं आ रहा है सर। प्रथम ता झल में आ रहा है कि आ तो रहा है, तो झल में आ रहा है क्यों जी? वो तो नीचे तक बनेगा ना, खप छठा था चटा तब ये देखो यहाँ आ जाता है, आ रहा है, झल में ता आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सूत्र का अर्थ यह है कि झलों के स्थान पर जस होता है, तो झल को आपने ढूंढ लिया, चलो इसके स्थान पर हम जस कर देंगे, पर कब? अभी थोड़ी शर्त और बची। आगे शर्त क्या है? झस परे होना चाहिए। क्या परे होना चाहिए सूर्यकांत जी? झस परे होना चाहिए। अब ये देखिए दूसरा वाला जो था है, क्या वो झस में आ रहा है? झस नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सूर्यकांत जी, ये झस में आ रहा है कि नहीं? दूसरा था नहीं, ये जब गट दश के बाद आ रहा है तो नहीं आएगा। बाद आ रहा है, बिल्कुल, वो तो नीचे है ना खपशट में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपका सूत्र जो है कौन सा सूत्र है? झलाम जस जसी। यह सूत्र यहाँ पर नहीं लग पाएगा। क्यों? उसकी पूरी की पूरी शर्त नहीं घटी, झस परे नहीं मिला जी, निमित्त नहीं मिला तो ये सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा। तो झलाम जस जसी को क्रॉस कर, ये सूत्र इस जगह प्रवृत्त नहीं होगा। बैखरी जी को समझ में आ गया होगा कि कहां पर कौन सूत्र लगता है। ऐसा नहीं कि हर जगह जब सूत्र का अर्थ घटेगा तो सूत्र लगेगा, नहीं घटेगा तो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर झलाम जस जसी नहीं लगा जी, ठीक है ना जी। तो हाँ, तो ये अब चलिए ठीक है, ये तो हो गया। पर संयोगांत से लोपा लग पाएगा क्या? नहीं, वो तो कहता है संयोगांत में पदम। हाँ जी, धात ये पूरा पद तो है, और क्या ये संयोगांत पद है? यस, इसमें संयोग अंत में भी तर नाम के ये दो अलवर बाद में है, तो संयोगांत पद है, ठीक है। तो संयोगांत में पदम तदंतस्य लोपास्यात्, ऐसा अलुंत सूत्र के द्वारा मिलकर अर्थ हुआ है। तो तदंतस्य मतलब ये अंत में जो केवल अब बचा र का लोप प्राप्त होगा। तो र का लोप करे तो प्राप्त है। प्रसिद्ध वाच्य तैयार बैठा हुआ है कि संयोगांत के लोप का प्रसिद्ध कहना चाहिए, तो इनका लोप नहीं होता। नहीं होता तो क्या होगा? मत करना जी। तो क्या करना? एक तर मिला के तो ये त्र बना लेना है पूरा त्रम, और एक आधा पहले बचा रह जाएगा, ठीक है ना, ये वाला था। इस आधे ता को यथावत लिख देना। आप शब्दों को जब जोड़िएगा तो इस तरीके का कुछ जोड़ बैठेगा, धात आधा ता पहले और तर के तरह त्रंसह, इस प्रकार से मिल जाएगा। शायद आपको ये जोड़ समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। हाँ, चलिए। अब आपने ये उदाहरण भी समझ लिया कि री के स्थान पर रा होता है तो वहां क्या क्या कंडीशन है, समझ में आया ना। चलिए अब हम चलते हैं एक और उदाहरण। अब अगला उदाहरण है आपका है ये, अब री के स्थान पर ला कहाँ होता है? तो आप देख रहे होंगे, तो बहुत छोटा प्रयोग है। आपको बनाना है लाकृति है, उसका संधि विच्छेद क्या करना है? ली प्लस आकृति। अब आपको पता होना चाहिए, री में से कुछ लोग यदि सोए हुए ना होंगे तो वो समझ जाएंगे कि ली एक स्वतंत्र स्वर है ना। ऐसा नहीं कि उसमें ल अलग कर रखो और री अलग रखो, बिल्कुल ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ल मतलब ली में क्या है? ली एक स्वतंत्र स्वर है, तो इसलिए क्या कर दो, देखो क्या कोई यहाँ लग पाएगा, चलो देखते हैं। अच से अच हो गया आकृति का आ, अच से अव्यवहित पूर्व एक है ली, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो जी ली को यणादेश क्या होगा? ला बैठ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ली को पूरा ला बैठ गया है, ला बैठ गया और आगे आकृति है, और जब आप इसे मिलाएंगे तो लाकृति। अब आप कहोगे अनचीचा वगैरह कहाँ चले गए? अरे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है अनचीचा वगैरह की, है ना। आगे का इसलिए एक ही रूप है यहाँ पर ला। अनचीचा क्यों नहीं लग सकता? सूत्र को चाहिए अच से परे यार। अरे भैया जब यहाँ हल्ला में खुदाई हल हो गया तो अच से परे यार और इतनी सारी कहाँ से मिलेंगे? तो आगे की कोई प्रक्रिया, जब अनचीचा नहीं लगा तो कोई चीज को दो हुए नहीं, तो झलाम जस जसी और ये तमाम आगे का जो है पूरा का पूरा ये जो जगतवाल है सब शांत हो जाएगा। अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। से लाकृति आपका ये सिद्ध हो गया। तो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी उदाहरण थे ये सभी उदाहरण पढ़ लिए हैं। यदि आपको इनसे विषय कोई भी संदेह हो
तो बताए हैं, अन्यथा अब हम आगे चलते हैं। आपसे अब कुछ अभ्यासार्थ कुछ कार्य पूछ लिए। हाँ बताइए पुरुषोत्तम जी। भैया प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। जी भैया, मेरा प्रश्न था कि जैसे इको जब हम शुद्धि उपास्य सिद्ध कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 इक प्राप्त है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे हम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य लगाएंगे, क्योंकि वहाँ कह रहा है कि अव्यवहितस्य का प्रयोग किया है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब मधु अरि, तो यहाँ तो हाँ, हाँ। एक ही अच है, एक ही इक है। अच्छा, तो और यहाँ पर तस्मिन् नीति वगैरह लगाएं कि नहीं, यही तो आपको जी, दिक्कत है ना? तस्मिन् इति हाँ। का यहाँ पे तो कोई प्रयोग ही नहीं भैया, कोई कार्य कोई ही यहाँ पे प्रयोग नहीं है। हाँ, इसलिए जी। मैंने क्या कर रहा है, मैंने आपको एक प्रयोग के लिए नहीं, आपको दोनों सूत्रों का मिलकर के कुणची के साथ एक महाअर्थ बनवा दिया है। जी जी देख भैया, रहे हो? वो मैं हम समझ आपको रहा हूँ। उसी हाँ, अर्थ को हमेशा अव्यवहितस्य पालन करना है। सुनिए, आपको उसी अर्थ का हमेशा पालन करना है। ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत हो वहां 2 को हटा लो, एक कोई रहने दो, जहां जरूरत है वहां उन सबको ले आओ, ऐसा नहीं करना है। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो समान रूप से होगी। मैंने आपको कल भी एक उदाहरण दिया था, जी 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 बारिश जब होती है वो ये नहीं देखती कि अरे ये तालाब है इसको मैं छोड़ दूं, अब सूखे में ही बरस। बारिश जब गिरती है समान रूप से गिरती है, उस सूत्र का अर्थ अपना पूरा निकलेगा। अब ये एक अलग बात है, वहां प्रयोग की कंडीशन कैसी है उसके अनुसार वो ढल जाए। समझ में आ गई ना बात? जी जी। तो यहाँ तो हम हाँ, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य को न भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई तो लगाना पड़ेगा। तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य प्रयोग में नहीं लगता है। जी यह सूत्र किसमें लगता है? सूत्र में लगता है, इको एनर्जी में लगता है। वो सप्तमी देखता है, वो उससे कहाँ मिलेगी? इको एनर्जी में। अतः वो सूत्र में लगता है, तो वहां लगाइए। ऐसा परिष्कृत अर्थ करना आवश्यक है उसका। समझ पा रहे होंगे? जी 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 वो प्रयोग में नहीं लगता, वो सूत्र में लगता है। जी अतः हर जगह ऐसा ही करना है। जी जी ठीक है ना? इस प्रक्रिया को फॉलो करे रहिए, यही शास्त्रीय प्रक्रिया है। चलिए आगे कोई प्रश्न है बताएं। अमरदीप शर्मा जी का हाथ मुझे दिखाई दे रहा। जी जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये शुद्धि अरे आप जो कह रहे हो ना, ऐसे कह रहे हो कि चूहे जैसी आवाज, समझ में नहीं आ रही किसी को, थोड़ा तेज बोलिए। प्रणाम भाई साहब। हाँ हर हर महादेव। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये शुद्धि उपास्य मध्वरी और इसका मतलब अर्थ क्या? एक बार और एक बार। शुद्धि उपास्य मध्वरी, इनका अर्थ क्या समझेंगे हम? इनके अर्थ क्या है आप ये पूछना चाह रहे हो ना? शुद्धि उपास्य मध्वरी धात्रम सौलाकृति। अरे यार अर्थ तो किताबिया में देख लो, काहे परेशान हो। वहां पर लिखा है शुद्धि, अभी ये बताया था ना, शुद्धि उपास्य है, शुद्धियों के द्वारा जो उपासनीय है, ऐसे परमात्मा भगवान विष्णु या अन्य कोई देव, उसे कहेंगे शुद्धि उपास्य। एक ही चीज है, शुद्धियों के द्वारा उपासनीय कौन? विष्णु को ले सकते हो, चलो ठीक है। और मध्वरी, मधु के जो अरी हैं, मधु मतलब मधु नाम का एक दैत्य हुआ है, आपको पता हो, उसके अरी है ना, आजकल का कोई मधु मत ले लेना। तो मधु के जो अरी हैं, अर्थात एक असुर हुआ था मधुकैटभ नाम के, आपको पता हो, उसके जो शत्रु हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? इसलिए भगवान को कहा जाता है मध्वरी, ये भी भगवान का ही नाम। धात्रंश, धात्री अंश, अर्थात जो धाता मतलब विधाता के जो अंश है, ठीक है ना, विधाता के अंश भी भगवान ही है। तो आप विधाता का यदि अंश देखोगे, ब्रह्मा के अंश, हाँ हाँ, धाता ब्रह्मा मतलब के अंश। यस यस यस। हाँ, तो उनके अंश जो है, जैसे श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति हुई है, रुद्र की उत्पत्ति हुई है, अलग अलग है कहीं पर कैसे कैसे, तो वो उनके अंश होंगे, तो वो प्रभु है कोई। और लाकृति, लाकृति का मतलब इसकी लरी जैसी आकृति है। तो लरी जैसी आकृति का मतलब है क्या होता है कि लरी कैसी होती है? ऐसी ऐसी ऐसी। तो भगवान कृष्ण कैसे होते हैं? जो लरी की आकृति की तरह। आप मेरे पैर नहीं थोड़ा देख पा रहे हो, पर वो इस तरीके से मुरली वादन करते हुए लरी की आकृति जैसे, तो ऐसी कुछ आकृति बन जाती है। ऐसे भी कौन है? वो भगवान कृष्ण को ले सकते, ठीक है। तो ये सब इनके अर्थ हैं, आप समझ गए होंगे। खैर और कोई प्रश्न हो तो बताएं, फिर नहीं अपना थोड़ा सा अभ्यास करना है। जी आगे चलते हैं सॉरी जी, और प्रश्न अब आ गए 3 और। हाँ हाँ जी अमर कुमार जी।
जी महोदय नमो नमः। जी नमो नमः, कहिए। महोदय थोड़ा सा शंका है इसमें, जो लाकृति वाला जो बताए हैं वो अच्छा, थोड़ा सा आकृति वाला। जी महोदय थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे उसको, क्योंकि सर ये ना आदेश है जो निषेध है उसका थोड़ा थोड़ा सस्पिशन है हमको। यण आदेश का निषेध, यहाँ तो यण होता है ना, निषेध का होता है। जैसे महोदय लाकृति में जैसे जो री प्लस आकृति किए हैं हाँ तो हाँ री के स्थान पर आदेश हुआ है ल हाँ री का, तो उसका जो दोनों मिल गया, जो उसको जो संयुक्त जब किए हाँ, उसको तो लाकृति बन गया। तो यहाँ पर आकृति सर बन गया बस। यण आदेश होगा ना, यहाँ पे निषेध नहीं ना होगा। हाँ, तो पूरे ली को ल हो गया ना यण आदेश। यण का मतलब या वर ल, और ली का उच्चारण स्थान दंत, ला का दंत, तो ली के स्थान पर ला, पूरा का पूरा बैठ गया। मतलब इससे बढ़ गई, इसमें निषेध नहीं होगा, यही बात ना सर। अब निषेध कहाँ, यहाँ पर तो यण हो गया ना, क्योंकि ली एक स्वतंत्र स्वर है पूरा का पूरा, और जी जी उसके जी पे ल एक यण आ गया पूरा का पूरा। जी जी समझ पाए है ना? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, आप स्वाध्याय करते रहिए, खूब स्वाध्याय प्रिय बनिए, ठीक है? जी महोदय जी। श्याम सुंदर जी। हाँ जी हाँ जी, बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव महादेव। मेरा प्रश्न यह था, क्या हाँ आ ए उण में भी यण हो सकता है? अयुण में मत करो यार, दिक्कत कर दोगे फिर। क्योंकि वहां भी अस्से परे एक के स्थान पर यण हो सकता है, वहां भी जो है वहां पर इस तुम एक मत से कर परे दोगे अच ना, तो लोग बाग कैसे पहचानेंगे कि वहां रियल में क्या था? अच्छा उसकी अच्छा रियल स्थिति चेंज हो जाएगी, तो जी उसको जी समझने में दिक्कत आएगी फिर, है ना? हाँ जी 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 हाँ, तो जी वहां जी पर प्लीज मत करिए। वहां स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए, स्पष्ट ज्ञान के लिए उसे वैसे ही रहने दीजिए जैसे वो पढ़े। जी 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 बस यही पूछ रहा था। जी जी चलो चलो, अच्छा। अब हम प्रणाम भाई। आगे आपके लिए कुछ बोर्ड पे लिखा है, उसे पहले बता दें। आपके लिए आज बहुत सारी सामग्री तैयार की थी, पर चूंकि समय 7:30 हो चुका है, अतः वो सामग्री को हम आपको अब ग्रुप पे भेजेंगे और ग्रुप को खोलेंगे कुछ देर के लिए, कि आप उनके प्रश्न आंसर दें। आपने यह संधि पढ़ ली है, तो उसमें दो तरीके की सामग्री है। एक तो आपको जहां पर संधि विच्छेद हो रखी है तो वो मिलानी है ना, और जो मिले हुए हैं उनको हटाना है आपको, इस प्रकार की संधि है। तो आइए अब हम आपके सामने कुछ बहुत इधर उधर से जो कुछ पढ़ते हैं, साहित्य, संस्कृत साहित्य उधर से कुछ उठा के लाए हैं, कि जहां से आप यह संधि को समझ पाए। ठीक है, आइए। मैंने लिखा है, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का यह एक श्लोक है, शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। वहां पर एक, ये मैं पहले अर्थ बता देता हूँ, फिर संधि पूछूंगा, है ना, तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। सीधी संधि पूछ देंगे तो आप भी कहोगे कभी कहाँ घुसते जंगल में है। इसमें बताया गया है कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, आपकी जो आयु है ना, आपकी नहीं मेरी भी, प्रतिदिनम आयुर्नश्यति, प्रतिदिन जो नश्य हो रही, मतलब नष्ट हो रही है, पश्यताम है ना, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, पश्यताम अर्थात प्रतिदिन देखो, आयु नश्यति, आयु का नाश हो रहा है, ठीक है। याति क्षयम यौवनम, और जो यौवन है ना, यौवन, इसको लोगों को लगता है कि वाह सबसे गोल्डन चीज यही है, वो अभी क्या है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे उतरता जा रहा है, धीरे धीरे। याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गताः पुनर्न दिवसा, जो दिवस चले जाते हैं, पीछे बीत जाते हैं, वो न प्रत्यायांति, वो लौट करके फिर नहीं आती, न प्रत्यायांति, है ना, वो लौट करके वापस नहीं आते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब तीनों कारण, ये कालो जगत भक्षक, यह जो काल है वो जगत भक्षक है, सबको खाए पड़े है, हमारी आयु भी, हम सबको भी, और हम ही नहीं, वृक्ष लता पता पशु पक्षी सब इसके, सबको ही खा रहा है।
तो इसलिए क्या करो, उस श्लोक में लिखा है इसलिए भगवान जी की आराधना करो, ये उसको कहने का तात्पर्य है। ये था, पर मुझे पूछना जो है वो आपसे ये है प्रत्यायांति में एक संधि है, वो संधि क्या है? तो निश्चित है ऋण संधि होगी, क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो राधा शर्मा जी ने हाथ खड़ा है किया सबसे पहले। तो राधा शर्मा जी, प्रत्यायांति में संधि विच्छेद करिए। सर प्रति जमा आयांति। आयांति, बिल्कुल, प्रति प्लस आयांति जी। अर्थात बहुत अच्छे राधा जी, वेरी गुड, तालियां। प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा, अर्थात वो जो दिन है गता दिवसा न पुनः प्रति आयांति, वो फिर वापस नहीं आते हैं प्रति आयांति, क्योंकि कालो जगत बख्शेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बता रहा हूं आपको। ये वाला श्लोक मैंने आधा लिखा है, देखिए किन विद्वानों को ये पूरा याद है। मैंने उसको एक लास्ट वाली चौथाई इसका लिखा है, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। किसी को याद है पूरा? अपना माइक खोल करके कह सकता है, नहीं तो मैं सुनाऊं फिर। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। हाँ, इसका अर्थ नहीं, पूरा श्लोक नहीं, श्लोक तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अर्थ तो कुछ कुछ ध्यान में है। चलो मैं, अब नहीं याद आ रहा है आप यदि किसी को भी, तो मैं आपको पहले श्लोक बता देता हूं, तब इसको पूछना है, ठीक है? गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्त्य दोषा, आस्वाद्य तोया प्रभन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। आपको क्या करना है, इसका मैं अर्थ सुन लीजिए। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, गुणज्ञों में अर्थात गुण के जानने वालों में है, जो गुण है वो मतलब अच्छे लोगों में यदि गुण स्थित है तो वो अच्छे गुण में और ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यदि निर्गुण में यदि गुण चला गया तो वो दोष बन जाता। ते अर्थात ते गुणाः निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, वो तो दोष और बन जाता है, गुण भी दोष में बदल जाता है। कैसे? तो नीचे उदाहरण दिया, नीचे वाली लाइन में कि आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, कि नद्य जो नदी है वो बड़ा अच्छा मीठा जल बहाती। तो देखो उनमें गुण है, नदियों में तो मीठा है उनका जल। और समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, और जब वही जल, इतना मीठा जल बहुत सारी नदियों के द्वारा जब वो समुद्र में गिरता है तो ये देखिएगा समुद्र में गिरते ही वो खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण में यदि गुण चला जाएगा ना, अच्छा जल भी, तो वो भी दोष को प्राप्त हो जाएगा, ये कहने के भाव है। तो भवन्त्यपेया, पुरुषोत्तम जी, भवन्त्यपेया, भवन्ति अपेया। अपेया अर्थात अपेया का मतलब पीने योग्य जी नहीं होता है ना, नहीं है, ना पेया अपेया। अपेया और है ना, भवन्ति इधर है तो भवन्ति प्लस अपेया। तो आप बताइए, अब आप श्लोकों में संधि पहचान लोगे क्या? नहीं, आपको श्लोक वगैरह कहीं संस्कृत मिल जाए पहचान लोगे निश्चित। जी और आपको इसी प्रकार के अभ्यास के लिए हम और कार्य देंगे आज ग्रुप पर, तो बाकी की चीज बातें हम ग्रुप पर करेंगे आपसे, ठीक है? जी आज यही तक के लिए। तो चले फिर, आइए, और बाकी प्रश्न होंगे आपके कल ले लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः।